We're immensely delighted, actually honored to have with us. Is etched deep in our memories, in our popular consciousness, and recorded indelibly that left behind searing wounds for many years to come, people of Jammu and Kashmir. So let's first of all put our hands together for the fortitude and resilience of the people of Jammu and Kashmir. Please put your hands together for them. Resolve. Dr. Manvi Seth, Dean, National Museum Institute. And thank you. Advisor to the Honorable Lieutenant Governor, Shri Wazir Ahmed Khan, to say a few words. Shri Wazir Ahmed Khan. इसी कॉन्टेक्स्ट में एक शेर याद आता है जिसका ताल्लुक कश्मीर से ही है और कश्मीर का जो बहुत बड़ा आइकॉन है, बड़ा इंपॉर्टेंट आइकॉन है चिनार हमजा शख्स से जिसका नाम है मकबूल शेरवानी। कश्मीर की मिट्टी में वो जौहर है कि ये किसी भी ऐसी ताकत का मुकाबला करने को तैयार रहती है हर वक्त हर घड़ी जब कई सारी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम अपनी खुशियों को डेवलपमेंट की Chief Secretary Sahab, Advisor to the Lieutenant Governor, and my colleague Manvi on the dais, the experts who have come to deliberate over the next 2 days on this momentous event in our history, and the people who are participating in this 2-day symposium, and it also goes out to the people who are participating through the webinar. Why are we organizing this event along with an exhibition here in Srinagar today? Ladies and gentlemen, the whole historiography and the narrative which has got built up for the last over 70 years of our independence is based on some preconceived notion, and that is जो हमारे देश के 2 टुकड़े हुए वो इसलिए हुए क्योंकि जिन्ना साहब की जो 2 नेशन थियरी थी उसको अंजाम दिया गया। अंजाम किसने दिया? अंजाम दिया जो उस समय हमें रूल कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट। So thereafter, we have actually been only talking about why the subcontinent of India got divided into 2 parts, but then it got divided into 3 parts. Was it on account of the 2-nation theory when Bangladesh came into being? The moment you start actually looking into why this historiography is developed,
you will realize, just to give you a few examples, ladies and gentlemen, जो पाकिस्तान बना उसमें बलूचिस्तान जो है वो करंट पाकिस्तान का 40% हिस्सा है और उसमें कलात 80% का हिस्सा है। 15 अगस्त 1947 को कलात जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में खड़ा हुआ। जामा मस्जिद कलात में खान साहब के नाम से, खान ऑफ कलात के नाम से खुतबा पढ़ा गया एंड ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। उसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो पाकिस्तान का एक हिस्सा है, खैबर पख्तूनख्वा, वहां 15 अगस्त को डॉक्टर खान साहब की गवर्नमेंट थी जो कि एक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। पंजाब में मिडिल ऑफ मार्च 1947 तक एक यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी जिसका कि पार्टीशन ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं था। उसी तरीके से बंगाल के बारे में एक यूनाइटेड बंगाल सोचा जा रहा था। हुसैन सोहरावर्दी जो थे वो उसके पक्ष में थे और सिंध किस तरफ जाएगा ये पता नहीं था। तो हम किस पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं? क्यों हम ये बात करते हैं कि कम्युनलिज्म की वजह से पाकिस्तान क्रिएट हो गया? नो, द रीजंस आर फार डीपर. द रीजंस वर completely strategic. The people who ruled us wanted us divided and they did that. कश्मीर को ही ले लीजिए। 1935 में 1/3 ऑफ कश्मीर जो गिलगिट एजेंसी का हिस्सा है उसको ब्रिटिशर्स ने कश्मीर दरबार से निकाल दिया और कहा कि साहब जो है वो रशिया की वजह से हम इसको निकाल रहे हैं, वहां से जो प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से हम इसे खुद देखना चाहते हैं और इसको वापस किया कश्मीर दरबार को 1 अगस्त 1947 को। और उसके तुरंत बाद जब ये 22 अक्टूबर को प्रॉब्लम शुरू हुई हमारी कश्मीर में, जब पाकिस्तानी मिलिशिया ने, स्टेट बैक मिलिशिया ने जब ऑपरेशन गुलमर्ग चालू किया, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद वो वहां पे एक ब्रिटिशर मेजर जो है जो गिलगिट स्काउट्स को देखता था, उसने जो है वो पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया और ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जो गवर्नर अपॉइंट हुए थे उनको कैद कर लिया गया, काफी लोग मारे गए। मेजर ब्राउन जो हैं जो ब्रिटिशर थे वो पाकिस्तान में 1958 या 59 तक रहे और उनको जो है पाकिस्तान ने काफी अवार्ड्स दिए, निशान इम्तियाज दिया। इवन ब्रिटिशर्स हैव अवॉर्डेड दैट आर्मी ऑफिसर, बट दे डोंट मेंशन व्हाई he was awarded, what he was awarded for. जहां तक 22 अक्टूबर का सवाल है, 15 अगस्त 1947 के बाद क्या हुआ? जिन्ना साहब ने ये सोचा कि साहब कश्मीर वैली जो है वो ओवरवेलमिंगली मुस्लिम है तो वो हमारे साथ आ ही जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा हुआ नहीं तब उन्होंने बाकायदा प्लानिंग शुरू की। जैसे बलूचिस्तान में अप्रैल 1948 में वो घुसकर उन्होंने पूरे कलत को ले लिया था, उसी तरीके से उन्होंने यहां भी यही स्ट्रैटेजी बनाई कि यहां भी हम इस जगह को जो है वो अटैक करके इन्वेड करके ले लेंगे। और मुजफ्फराबाद में जो हुआ, उसके बाद उरी में जो हुआ, उसके बाद बारामूला में जो हुआ, ये कुछ लोगों को तो पता है लेकिन ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। अक्रॉस रिलीजन लोग मारे गए, देयर वाज रेप, प्लंडर। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां पे एक अली बेग कैंप हुआ करता था। उस अली बेग कैंप में हजारों की तादाद में यहां से औरतें ले जाई गई और ये नहीं कि फिर वहां से औरतें वापस आ गईं। जब वहां उस कैंप में औरतों का नंबर कम हुआ
वो औरतें यहाँ वापस आई नहीं, वो कहीं और चली गई, उनको बेच दिया गया, क्या हुआ उनके साथ कुछ पता नहीं। तो ये सब स्टोरीज, ये सब जो नैरेटिव है, ये लोगों के सामने आना चाहिए। और इसीलिए ये आज के जो सिंपोजियम है 2 दिन का, ये रखा गया है, so that the narrative goes out to other places in India, to places within Kashmir and to places overseas. हमारा यहाँ एक एग्जीबिशन जो है वो आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के द्वारा जो है इनॉग्रेट किया जाएगा। उसमें काफी फुटेज है हमारे पास, ओरिजिनल फुटेज है। जो लोग उस समय पर्सनली अफेक्टेड हुए थे, इनफैक्ट यहाँ 2-3 लोग हैं जो उस फैमिली को भी बिलोंग करते हैं। एक तो मुनीर शेरवानी साहब हैं, एक निसार अहमद खान साहब हैं और एक मुदासिर चौधरी साहब हैं। ये तीनों आज आए हुए हैं, यहाँ हमारे बीच बैठे हुए हैं, और इनकी फैमिलीज जो है ये पर्सनली उन दिनों में तबाह हो गई थी। तो मैं ये भी चाहते हैं हम लोग कि हम लोग देखें, उसकी सच्चाई को जाने, उसकी सच्चाई को पहचाने, और इस हिस्टोरिकल नैरेटिव को जो पिछले 70 साल से चला हुआ है, इसको देख के खुद तय करें कि इसको चेंज करना है कि नहीं करना है। धन्यवाद। तारीख के पन्ने अभी जो सेक्रेटरी साहब ने यहाँ पे उभारे और उनमें से जो फैक्ट्स आपकी नोटिस में लाए, वो तो सबको उसकी बखूबी इल्मियत है। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 मिनट के लिए ये जो 22 अक्टूबर 1947 को यहाँ पे जो इवेंट्स हुए, क्योंकि मैं यहाँ का एक लोकल बाशिंदा, मैं यहाँ पैदा हुआ, मैं यहाँ बढ़ा और मेरी फैमिली यहाँ की है, जैसे आप लोग यहाँ के हैं, तो हमको उन इवेंट्स के साथ एक बखूबी वाकफियत है कि यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ। क्योंकि जो आई विटनेस अकाउंट्स थे, जो हमारे बाप दादाओं ने हमको सुनाए, जो हमारे रिलेटिव्स जो कुछ उनमें से अब तकरीबन सब गुजर गए हैं, ज्यादातर जो उन्होंने यहाँ पे अकाउंट्स दिए, वो डिस्क्राइब करता है दुश्मन की चालों को, पाकिस्तान की चालों को और उनके नेफरियस डिजाइन को, जिसके तहत उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 में ट्राइबल्स और मलेशिया की मदद से यहाँ पे रेड किया, खासतौर पे जम्मू कश्मीर के इलाके एनेक्स करने की कोशिश की, और इन दैट प्रोसेस जो यहाँ पे जेनोसाइड हुआ, लूट और प्लंडर हुआ, उसकी मिसाल दुनिया में शायद ही कहीं पे हो। ये मैं आपको बता दूं। आप क्योंकि नई जनरेशन को से ताल्लुक रखते हैं, तो इसलिए इस चीज की खास जरूरत है कि आपके लिए उस दौर को, उस दिन को रिवाइव किया जाए, ताकि आपके जहन में आप जहन नशीन हो जाएं कि यहाँ पे 22 अक्टूबर 1947 को क्या हुआ था। जैसा कि अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया, ये कोई खास किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं हुआ, इट वॉज अक्रॉस द रिलीजन। और जितनी लूट एंड प्लंडर बारामूला, उड़ी और बाकी जगह पे हुई, मुजफ्फराबाद से लेके यहाँ जितनी हुई, उसकी कोई मिसाल नहीं है। बारामूला टाउन, मैं आपको बताऊं, 1947 तक एक बहुत बड़ा बिजनेस हब था। वहां पे इट वॉज ए सीट ऑफ लिटरेचर, बिजनेस, कल्चर, आर्ट। वहां पे डिफरेंट किस्म के वहां पे फ्लोरिश करते थे, और उन रेडर्स ने पाकिस्तान फौज की मदद से वहां पे सारा तहस नहस कर दिया। जो हमारे बुजुर्ग हमको बताते हैं, आपके बुजुर्गों ने भी आपको बताया होगा कि दिन दिहाड़े इतना कत्लो-गारत हुआ कि ये जो शालटेन का पुल है और जिसको सिंहपुरा का ब्रिज बोलते हैं, ये तकरीबन भरा हुआ था लाशों के साथ। यहाँ पे अक्रॉस, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, उनकी लाशों से ये भरा हुआ था, और कत्लो-गारत और सिर्फ खून की नदियां बह रही थी। लोग मजबूर हो गए अपना कारोबार छोड़ के, अपने एजुकेशन छोड़ के वहां से भागने में। और लेकिन मैं दाद देता हूं और सलाम पेश करता हूं उन लोगों को जो खास तौर पे हमारे कश्मीरी जो वहां पे थे, बारामूला के और बाकी जगह के जो थे, जो खड़े हो गए हमारी फौज के साथ, एयरफोर्स के साथ,
स्टेट पुलिस के साथ जो खड़े हो गए और उन्होंने एक रेजिलियंस शो किया और इंश्योर किया कि हर तरह की मदद जो है वो हमारी फौज को दी जाए, जिसकी वजह से ये सारा जो अटैक था वो रिपल्स हुआ और आज हम वापस उसको अपने हिस्से को काफी हद तक वापस लेने में कामयाब हुए। मैं आपको बताऊं कि सलाम पेश करनी चाहिए हमको उन लोगों को, जैसे मकबूल शेरवानी है, जैसे उसके साथ बाकी लोग हैं, जिनका कई लोग ऐसे हैं जिनका हवाला तारीख में क्लियरली नहीं आया है, लेकिन उन्होंने जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हेल्प किया। यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि मेरे बाप और बाबा और अजदाद जो बताते हैं, यहाँ पे स्पेशल टुकड़ियां बनाई गई कश्मीर में, लोगों ने बनाई ताकि रेडर्स को रिपल्स किया जाए। हाँ, यहाँ पे जिन लोगों जो जख्मी लोग आते थे उनको कैसे उनको इमदाद दी जाए, उनको कैसे उनके लिए ठिकाने किए जाए, ये सारा एक बहुत बड़ा जो है इन्होंने एक कार्रवाई की जो यहाँ पे लोगों ने खड़े होकर किया और हमारे कश्मीर को काफी हद तक बचाया और इंश्योर किया कि रेडर्स पीछे चले जाए। मैं आपको बताऊं कि अभी भी इसको इनफैक्ट ये तो मुबारक की बात है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद जो नेशनल म्यूजियम है, ये आज का इन्होंने दिन इसके लिए वक्त किया ताकि उसको रिवाइव किया जाए इन सारी मेमोरीज को, बल्कि इसको घड़ी घड़ी रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अभी भी जो पाकिस्तान है वो अभी भी अपनी शैतानियों से पीछे नहीं हटा, अभी भी हटा नहीं। और 70 साल से उनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से यहाँ पे अफरा तफरी फैलाई जाए और परेशानियां क्रिएट की जाए, जो हमारा यूथ है और जो नई जनरेशन है उसको वर्गलाया जाए। तो आपने इन सब चीजों से बाखबर रहना है, बाखबर रहने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। एकजुट होकर ही आप दुश्मन का मुकाबला हम कर सकते हैं। उनकी यही तरकीब होती है कि यहाँ पे अफरा तफरी फैलाई जाए, डिवीजन क्रिएट किए जाए ताकि यहाँ पे एक कयास क्रिएट किया जाए। इन सब से बाखबर रहना है और ऐसा जवाब देना है जब भी जरूरत हो, मिलकर ऐसा जवाब देना है ताकि हम अपनी खुशहाली को बरकरार रख सके। सलाम पेश करता हूँ मैं तब की आर्म फोर्सेस को और आपकी भी जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने ये सब कुछ किया। यूथ पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पे आई है। आपको इन सारी चीजों का मुताला जो किया है और जो बता रहे हैं इसको अच्छे से जहन नशीन कीजिए और आगे इस चीज को बढ़ाइए ताकि लोगों को पता चले हकीकत का। जो ये आज के आर्ट एग्जीबिशन अभी जिसका किताब गवर्नर साहब के हाथों से होगा, आप उसको अच्छे से गौर से देखिए। इट इज ए रिकॉर्डेड फैक्ट, ये कोई कहानियां नहीं है, ये जमीनी हकाइक से जुड़ी हुई चीजें हैं जिनको यहाँ पे रेप्लिकेट किया जा रहा है और बताया जा रहा है। इन सब को आप देखिए, इनको आप गौर कीजिए इन पे और इसको जहन नशीन कीजिए ताकि हमारी जिम्मेवारी है कि हम सब अपने लेवल पे एकजुट होकर इसका अच्छे से मुकाबला कर सकें। शुक्रिया बहुत बहुत। तो मुझे लगता है कि ये एक नई कश्मीर की शुरुआत है और कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। आज तक मुझे लगता है कि कश्मीर में ऐसा दिन कभी मनाया नहीं गया, क्योंकि इसमें कुछ जो है कि कुछ वजूहात रही। पर 370 और 35 के बाद मुझे लगता है कि इस आर्टिकल हटने के बाद ये कश्मीर की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जिस दिन को लेके कश्मीर हमेशा टेररिज्म का शिकार बनता रहा, यहाँ के हालातों ने करवट बदली 22 अक्टूबर 1947 के बाद, जिस दिन पाकिस्तान ने इधर कबायली भेजे जिन्होंने हमारी औरतों की असमत दरी की, यहाँ पे लूट कसोट करके चले गए और तब से आज तक यहाँ के हालातों ने करवट बदली। और अगर वो दिन उन्होंने नहीं किया होता, अगर
मतलब उन्होंने कबायली इधर नहीं भेजे होते, मुझे लगता है कि हम तब से आज तक एक अमन व अमान की ज़िंदगी जी रहे होते। बट आज कश्मीर ने फिर से इतिहास के पन्ने खोलकर उनकी जो एट्रॉसिटीज़ हुई, जो उन्होंने दहशतगर्दी इधर कायम दायम रखी, तो उसका आज कश्मीर के सामने जो है कि उनकी बर्बरियत का, उनके टेररिज्म का पर्दाफाश हो गया। तो आपको लगता है कि आर्टिकल 370 पैसे से हटाए जाने के बाद जो नई तस्वीर आई है कश्मीर की, जो फिल्म आज दिन मनाया जाए एज ए फ्लैग डे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ आ रही है, कहीं ना कहीं हालात में सुधार आ रहा है? ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है। पहली बार कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है कि हम जो है कि हिस्ट्री से हमें आगाह किया जा रहा है असल में किस तरीके से कश्मीर के हालात जो है कि कश्मीर के हालातों ने किस तरीके से करवट बदली। उस दिन का आज जिक्र हुआ कि असल में अगर वो दिन नहीं हुआ होता तो कश्मीर तो एक अमन व अमान के राह पे चल रहा था। उस दिन की वजह से कश्मीर ने 1947 से जो है कि आर्टिकल हटने तक सफ़र किया। बट अभी जो है कि अभी आप नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, लोगों को एक अवेयरनेस मिल रही है। ये तो पाकिस्तान के मुंह पे एक थप्पड़ है और इस चीज़ों की ज़रूरत है। कश्मीरी कौम को ये दबा नहीं सकते हैं। कश्मीरी कौम उजागर हो चुका है और कश्मीरी कौम को ये जो है कि कलम के बदले बंदूक हाथ में नहीं थमा सकते। अब वो ज़माने चले गए। थैंक यू।